हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बैकबेंचर नोट्स। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यूनिट 1 काफ़ी लेंदी है, तो हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 तो हो चुका, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पार्ट 2 में हमें देखना है COPD या फिर ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ COPD। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2। इन सारे नोट्स का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं COPD। COPD क्या होता है? COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रोनिक का मतलब होता है कोई ऐसी डिजीज़ जो काफ़ी लंबे टाइम से चली आ रही है। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है ब्लॉकेज किसी भी तरह का। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब लंबे टाइम से अगर आपके एयरवेज में ब्लॉकेज है तो वो COPD का फॉर्म ले लेती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्शन होता है एयर फ्लो का। जैसा अस्थमा में बताया था, उसमें भी एयर फ्लो हमारी ब्लॉक हो रही थी, तो वो उतना डेंजर नहीं है जितना कि COPD, क्योंकि COPD टाइम के साथ बढ़ता जाता है और फिर वो बहुत ही डेंजर सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो कौन कौन सी आदतें हो सकती हैं COPD होने के? कॉमनली होता है सिगरेट स्मोक करना, किसी भी तरह का रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो आपको काफ़ी टाइम से है, जिसका ट्रीटमेंट आपको करना था पर आप नहीं कर रहे हो, सिम्टम्स काफ़ी दिन से हैं, आप इग्नोर करे जा रहे हो उसे, तो उस तरह के इन्फेक्शन से भी COPD होता है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, आप कहीं ऐसे रह रहे हो जहाँ की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम रेगुलर उस पोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में है। फिर होता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का मतलब होता है कि कुछ वो लोग वर्कर्स जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि वो लोग जो सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो मिरर बनाने वाली इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसमें जो डस्ट और इरिटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं, वो सीधा जाके आपके लंग्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो वो होता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। तो इन सारे रीजंस की वजह से COPD होता है। तो COPD जो है वो अस्थमा जैसा ही है, सारी चीज़ें अस्थमा की और COPD की सेम है, बस अस्थमा और COPD की पैथोफिजियोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मेजर सा डिफरेंस है वो यही है कि अस्थमा में हमारे मास्ट सेल होते थे जो रिस्पॉन्सिबल होते थे सारे सिम्टम्स शो करने के लिए, वो ट्रिगर होता था और सिम्टम्स शो होते थे। COPD में मैक्रोफेजेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये ट्रिगर होता है और ये फर्दर वही सिम्टम्स शो करता है जो कि अस्थमा में है। बस डिफरेंस ये और है कि ये क्रोनिक है और अस्थमा के सिम्टम्स आपको तुरंत दिखते हैं, COPD बहुत लंबे टाइम के बाद आपको सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं। COPD में 2 कंडीशन इंक्लूड होती है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और सेकंड होता है हमारा एम्फाइसेमा। ये दो डिसऑर्डर हैं जो COPD के अंदर आती है, ठीक है। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? फिर से क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन और ब्रोंक मतलब ब्रोंक्यूल्स के इन्फेक्शन की बात हो रही है, वो ब्रोंक्यूल्स की इन्फेक्शन जो कि क्रोनिक है, काफ़ी लंबे टाइम से थी, ठीक है। इसमें क्या, ये क्यों होता है? अगर आप बहुत टाइम से स्मोक कर रहे हो, डस्ट ले रहे हो, इरिटेंट्स ले रहे हो, तो इसके वजह से हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो इन्फ्लामेट कर जाते हैं और जिसकी वजह से फिर फर्दर क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा कफ होना शुरू हो जाएगा, जिसमें कि म्यूकस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ये सबसे बड़ा इसका सिम्टम है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कफिंग बहुत ज़्यादा होती है विद एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन। तो ये हमारा हो गया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा जो डिजीज़ है वो जनरली होती है सिगरेट स्मोकिंग से, सबसे बड़ा कॉज है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। इससे एम्फाइसेमा होती है। एम्फाइसेमा क्या है? इसमें अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारे एल्वियोलाई के अंदर जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं उसके वॉल पे प्रेजेंट होता है। इस अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का काम होता है कि प्रोटियोलाइटिक डैमेज से हमारे एल्वियोलाई को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटियोलाइटिक डैमेज किससे होगा? अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है वो प्रोटेक्ट करता है, वो इनहिबिट करता है उस प्रोटीएज एंजाइम को जो कि प्रोटियोलाइटिक डैमेज कॉज करेगा। प्रोटियोलाइटिक डैमेज से क्या होगा कि जो हमारे एल्वियोलर सैक्स में माइन्यूट होल्स होते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, वो सारे होल्स को ये प्रोटीएज एंजाइम डैमेज करके वो काफ़ी बड़े बड़े होल्स क्रिएट कर देता है, जिसके वजह से होल्स बहुत बड़े बड़े वॉल्स पे जब क्रिएट हो जाते हैं तो जो एल्वियोलर सैक्स की इलास्टिसिटी होती है जिससे वो ऐसे और ऐसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है ब्रीदिंग के टाइम पे, वो इलास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है, जिस वजह से ब्रीदिंग बहुत टफ हो जाती है। तो इसलिए एम्फाइसेमा में क्या होता है, अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन एंजाइम
कम हो जाता है। इसके कम होने के कारण जो प्रोटीएज एंजाइम है ये तो इसे इनहिबिट कर रहा था, अब ये खुद कम हो गया तो प्रोटीएज एंजाइम बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ गया तो प्रोटियोलाइटिक डैमेज तो ये करेगा ही, जिसके वजह से COPD आ जाती है। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, देखो रिस्क फैक्टर्स में अगर COPD की हिस्ट्री, कोई भी इन्फेक्शन जो आपको बहुत पहले से है, आप उसे इग्नोर कर रहे हो कि हाँ ये नॉर्मल खांसी है या जो भी है, तो उस वजह से COPD होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एज, कभी कभी होता है कि बहुत लोग जो एजेड हो जाते हैं उनमें COPD ज़्यादा देखा जाता है, जो एक एवरेज ले सकते हैं हम लोग तो +35 के बाद COPD होता है, और 35 से नीचे वाले लोगों में अस्थमा के केसेस देखे जाते हैं। रिपीटेड एक्सपोजर टू लंग इरिटेंट्स जैसा कि बताया कि कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है जो भी, अगर उसमें आप रिपीटेड एक्सपोज कर रहे हो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो उससे होता है। फिर अगर कोई चाइल्डहुड हिस्ट्री है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की तो उससे भी COPD हो जाता है। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स होते हैं इसके क्रोनिक कफ, बहुत ज़्यादा कफ होगी और लंबे टाइम से आपकी खांसी होगी, वो जा ही नहीं रही होगी, तो इसका एक बार चेकअप कराना ज़रूरी होता है। प्रोलॉन्ग्ड स्प्यूटम प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा स्प्यूटम का प्रोडक्शन होगा। एज़ यूजुअल ब्रेथ शॉर्टनेस, जो कि अस्थमा में भी था यहाँ भी होगा। चेस्ट आपकी टाइट हो जाएगी, चेस्ट में एक टाइटनेस फील होती है। तो जैसा अभी हमने देखा COPD और अस्थमा के जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो लगभग सेम है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी है उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, अस्थमा में मास्ट सेल ट्रिगर होता है और COPD में मैक्रोफेजेस ट्रिगर होता है। ठीक है, अब हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस में चांसेस हैं कि वो आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड COPD। तो COPD भी बता दिया, अस्थमा लास्ट वीडियो में बता दिया है। एक यहाँ पे ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। अस्थमा में क्या होता है, स्वोलन एंड सेंसिटिव एयरवेज हमारे स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है, सेंसिटिव हो जाते हैं। COPD में जैसा कि बताया एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस, जो एयर सैक्स हैं जिसको एल्वियोलर सैक्स भी बोलते हैं, वो लेस इलास्टिक हो जाता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से। यहाँ पे डेफिनेशन दोनों की लिख रखी है। सिम्टम्स भी वही हैं, जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वही COPD के सिम्टम्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स भी अबाउट सेम ही है दोनों में, कब ये इरिटेशन होना या फिर किसी तरह का एलर्जन का इंटेक करना, और फिर एक्सपोजर जो भी इरिटेंट से होते हैं वो सारे के। दोनों में एक सिम्टम जो कॉमन होता है, जो एक रिस्क फैक्टर कॉमन होता है, वो है सिगरेट स्मोकिंग। कोई भी आपका जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है उसमें सिगरेट स्मोकिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है सिम्टम्स बढ़ाने के लिए। और जैसा कि अभी एज वाली बात करी कि अस्थमा जो होता है यंगर एज में ज़्यादातर विजिबल होता है, बिलो द एज ऑफ 35 से कम वाले एज के कम वाले लोगों में ही अस्थमा के सिम्टम्स ज़्यादा दिखते हैं। अगर सेम सिम्टम्स आपको ओल्डर एज में या 35 प्लस में देखे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो COPD का फॉर्म ले चुका है। तो ये था हमारा COPD। जो ड्रग्स हैं COPD के वो बिल्कुल सेम है जो अस्थमा में है। जो क्लासिफिकेशन मैंने अस्थमा में बताया था, अस्थमा एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, आप वो सेम ड्रग्स, सेम एग्जाम्पल, सेम क्लासिफिकेशन के साथ COPD में लिख सकते हो, इसलिए उसे इस वीडियो में मेंशन नहीं करा है। तो ये हो गया हमारा COPD। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीट्यूसिव्स। एक्सपेक्टोरेंट्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इस वीडियो में हम लोग एंटीट्यूसिव्स को कवर करेंगे। तो एंटीट्यूसिव्स क्या होते हैं, ठीक है, तो एंटीट्यूसिव्स और एक्सपेक्टोरेंट्स ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं जो जनरली यूज्ड होता है हमारे कफ के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो एंटीट्यूसिव्स क्या होता है, दीज आर दोज ड्रग्स विच सप्रेसेस कफिंग जनरली यूज टू ट्रीट ड्राई कफ। ये वो एजेंट है जो हमारे जो कफ है उसको सप्रेस करता है, ठीक है। और ये यूज़ होता है कब, जब मेनली हमारे ड्राई कफ में यूज़ होता है। तो एक कॉमन सा एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, जो भी हम लोग सिरप्स पीते हैं वो सारे एंटीट्यूसिव्स में आ सकते हैं। अब कफ क्या होता है, कफ तो बहुत कॉमन सी चीज़ है, सभी जानते हैं, बट एक साइंटिफिक, एक फार्माकोलॉजिकल डिफरेंस, एक डेफिनेशन होना चाहिए। तो कफ क्या है, ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो बॉडी का एक वे है। अगर आपने कोई भी इरिटेंट अपने बॉडी में लिया है तो उसे एक्सपेल आउट करने का ये बॉडी का एक नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। वो इरिटेंट जो आपने इंटेक किया है वो या तो आपके अपर थ्रोट में होगा या फिर आपके लोअर में यानी कि एयरवेज में चला गया होगा। तो उन सारे इरिटेंट्स को एक्सपेल आउट करने का एक नेचुरल बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, जिससे वो कफ के थ्रू उन सारे इरिटेंट्स को बाहर, बॉडी के बाहर फेंकता है।
अब ये जो कफ होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव और ड्राई कफ, दूसरा होता है प्रोडक्टिव और वेट कफ। ये काफ़ी आप लोग रिलेट कर पाते होंगे डेली लाइफ में, ड्राई कफ वेट कफ बहुत लोगों को होता है, खुद को भी होता ही है, तो ये आप रिलेट कर सकते हो। डिफरेंस देखना होगा हमें, नॉन प्रोडक्टिव कफ या ड्राई कफ क्या होता है। नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी कि नॉन प्रोडक्टिव टर्म है, मतलब कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दैट मीन्स कि कोई भी म्यूकस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ये ज़्यादा हार्मफुल होता है। प्रोडक्टिव कफ या वेट कफ यानी कि कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है हमारे इस कफ में, ये भी हार्मफुल होता है, पर ड्राई कफ ज़्यादा हार्मफुल होता है। कॉजेज़ क्या हो जाते हैं नॉन प्रोडक्टिव कफ के, सिगरेट स्मोकिंग हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जीज़ हो गया। और प्रोडक्टिव कफ के कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, कफ या फ्लू से जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, कोई इन्फ्लामेशन, या जब हमें कोल्ड होता है, सर्दी ज़ुकाम होता है, तो उसमें प्रोडक्टिव कफ होता है यानी कफ प्रोड्यूस होता है। और एज़ यूजुअल अस्थमा एंड COPD में प्रोडक्टिव कफ यानी कि वेट कफ निकलता है। अब हम लोग देखते हैं एंटीट्यूसिव्स का क्लासिफिकेशन। एंटीट्यूसिव्स का क्लासिफिकेशन, इसे बेसिकली 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। पहला होता है फेरेंजियल डिमल्सेंट्स, दूसरा होता है ओपियोइड्स, तीसरा नॉन ओपियोइड्स और फोर्थ होता है एंटीहिस्टामिन। जो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स क्या होते हैं कि जो आपके थ्रोट में जो इन्फेक्शन हुआ है वो उसे रिलैक्स करने का काम करता है, जिसमें हमारे आ जाते हैं सिरप, लॉजेंजेस, ग्लिसरीन या लिकोराइज। सिरप, कफ सिरप जो हम लोग लेते हैं, लॉजेंजेस जो एक कैंडीज़ के फॉर्म में जो हम लोग अपने माउथ में रखते हैं, जैसे स्ट्रेप्सिल्स या विक्स होता है वो सारे, ग्लिसरीन और लिकोराइज। ओपियोइड और नॉन ओपियोइड ये भी डिमल्सेंट्स ही हैं एंटीट्यूसिव्स क्लास के। तो ओपियोइड्स में आता है कोडीन, फोलोकोडीन, इथाइल मॉर्फिन, और दूसरा जो नॉन ओपियोइड्स है उसमें आता है नोस्केपिन, क्लोफेडायनॉल एंड डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन। डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमनली यूज़ होता है। और फोर्थ जो लास्ट क्लास है हमारा वो है एंटीहिस्टामिन, यानी कि हम लोग वो जो हिस्टामिन के इफेक्ट को अगेंस्ट काम करें वो सारे एजेंट, जैसे प्रोमिथाजिन और क्लोरफेनारामाइन। ठीक है, ये सारे क्लासेस हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीट्यूसिव जब आए ऐसे ही फ्लो चार्ट में बनाकर ऐसे ही सारी ड्रग्स मेंशन करना। अब थोड़ा सबके MOA इंपॉर्टेंट है तो MOA देख लेते हैं। फेरेंजियल डिमल्सेंट्स का ऐसा कोई खास MOA नहीं है, इसका सिंपल सा काम है कि आपके थ्रोट को सूद करता है, यानी कि रिलैक्स करता है, एक तरह से बहुत ठंडक पहुंचाता है हमारे थ्रोट को, और रिड्यूस करता है एफरेंट इम्पल्स फ्रॉम इन्फ्लेम्ड इरिटेटेड फेरेंजियल म्यूकोसा, यानी कि जो इम्पल्स जो हमारे थ्रोट में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, हमारे म्यूकोज़ा में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसके इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में एक इम्पल्स तो जनरेट होगा ना, जो कि हमारे ब्रेन तक जाएगा कि हाँ यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो ये सारे जो इम्पल्स हैं इसे रिड्यूस करने का भी काम करता है, जिसके वजह से हमें ड्राई कफ में जो है एक रिलीफ मिलता है। तो फेरेंजियल डिमल्सेंट्स क्या होता है, दे सूद द थ्रोट एंड रिड्यूसेस द इम्पल्स फ्रॉम इन्फ्लेम्ड एरिया। तो ये उस इम्पल्स को भी रोकता है, रिड्यूस करता है, जो कि ब्रेन तक जाकर ये बता रही है कि हाँ थ्रोट के इस एरिया में इन्फ्लेमेशन हुआ है। तो इसका MOA यही है, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर फ्लो चार्ट में बनाकर भी लिख सकते हो। दूसरा क्लास था हमारा ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स, वो एंटीट्यूसिव जो जिसमें ओपियोइडल कंपोनेंट होगा, यानी ओपियोइड इन नेचर होगा। इसका MOA क्या होगा कि जो हमारे ब्रोंकियल ट्री हैं, यानी जो हमारे एयरवेज में ब्रोंक्यूल्स और प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी, टर्शियर या फिर ब्रोंक्यूल्स में जो नॉर्मल जब हम लोग लंग्स की फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें आता है, तो वो जो ब्रोंकियल ट्री है ना, उसके जो म्यूकोजल लेयर होता है, म्यूकोजल लेयर यानी कि सबसे इनर वाला जो लेयर होता है, उस पर कफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। कफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं म्यूकोजा पे ऑफ ब्रोंकियल ट्री। ये कफ जो रिसेप्टर्स हैं जो कि म्यूकोजा पे प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, इम्पल्स पास करते हैं मेड्यूला में। मेड्यूला ब्रेन का एक पार्ट है, तो जब कोई इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लेमेशन होता है तो ये जो म्यूकोजल लेयर पे जो रिसेप्टर्स हैं ये रिसेप्ट करते हैं सिग्नल को और इसे इम्पल्स के फॉर्म में मेडुला में पास ऑन कर देते हैं। अब मेडुला में हमारा कफ सेंटर प्रेजेंट होता है, तो मेडुला में जैसे ही ये सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो कफ रिसेप्टर जो यहाँ का कफ सेंटर है वो एक्टिवेट होगा और उसके ट्रीटमेंट के लिए ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स करेगा कि हाँ अब कफ हो रहा है या फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो मुझे ये एक्शंस लेने हैं ताकि वो सिम्टम्स कम हो जाए। और जो कफ प्रोडक्शन फिर इसके बाद वो करवाता है कि हाँ जो इरिटेंट्स आए हैं कफ प्रोडक्शन के थ्रू मैं उस इरिटेंट्स को बाहर बॉडी के बाहर फेंक दूंगा।
तो ऐसे होता है एंटीट्यूसिव्स का, ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स का काम। अब ओपियोइड एंटीट्यूसिव हमने ले लिया तो इसका सिंपल सा काम ये है कि मेडुला में जो कफ सेंटर है उसे सप्रेस कर देता है। जैसे ही मेडुला के कफ सेंटर को यह सप्रेस करेगा, ये सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होना बंद हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। हमें क्या करना है अल्टीमेटली, हमें सिम्टम्स शो को जो शो हो रहे हैं उसे हमें कम करना है। तो ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स आएगा, वो कफ सेंटर जो मेडुला में प्रेजेंट है उसे सप्रेस करेगा, सिम्टम्स कम हो जाएंगे। ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स का सबसे बड़ा, सबसे कॉमनली यूज्ड जो ड्रग है, जो एग्जांपल है वो है कोडीन। सिरप्स के फॉर्म में आता है जैसे कोडीन फॉस्फेट और ऐसे, ठीक है। तो वेरी पॉपुलर नार्कोटिक एंटीट्यूसिव ड्रग विच डिप्रेसेस सीएनएस एक्टिविटी। तो हमें मेडुला को सप्रेस करना है, यानी हमें सीएनएस की एक्टिविटी को सप्रेस करना है, तो हम लोग उसमें कोडीन यूज़ करेंगे एज एन एंटीट्यूसिव एजेंट। और भी ओपियोइड्स के जो है एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि मॉर्फिन हो गया। जब इसकी हायर डोज हम लोग अगर लेने लगते हैं मॉर्फिन की, कि हमें कफ सेंटर को सप्रेस करना है, हम इसकी हायर डोज लेंगे तो हमारा सीएनएस कुछ ज़्यादा ही डिप्रेस हो जाएगा, और जिसकी वजह से डिजीनेस होने लगती है, नींद आने लगती है। जनरली डिजीनेस और ड्राउजीनेस चिल्ड्रंस में ज़्यादा दिखता है क्योंकि वो उतना हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए। तो हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया कोडीन, जो कि हमारा आता है ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स में। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस अब देख लेते हैं हम लोग ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स के। वर्टिगो, स्वेटिंग, रिटेंशन ऑफ यूरिन एंड इचिंग। ये जो है एडीआर है, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये वाला एडीआर। अगर होता है कि ओपियोइड एंटीट्यूसिव्स के एडीआर लिखो तो ये ज़रूर मेंशन करना, सबसे इम्पॉर्टेंट एडीआर है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला क्लास। थर्ड वाला क्लास क्या है, नॉन ओपियोइड्स। सिंपल है, सेम मैकेनिज्म है, एंटीट्यूसिव है, तो क्या करना है, इसे कफ सेंटर को सप्रेस करना है। लेकिन इसमें डिफरेंस बस इतना सा होगा कि पहला वाला जो सेकंड वाला जो क्लास था वो ओपियोइड इन नेचर था, ये नॉन ओपियोइड होगा, मतलब इसमें कोई कोडीन और कोई मॉर्फिन जैसा कोई कंपोनेंट इसमें नहीं आ रहा होगा, बाकी इसकी मैकेनिज्म सेम ही होगी। इसका एग्जांपल है डेक्स्ट्रोमेथार्फेन। ये कोडीन की तरह ही इफेक्टिव होता है, जितना कोडीन इफेक्टिव है उतना ही होता है, बस ये ओपियोइडल नहीं होता है और कोडीन ओपियोइडल होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक से काम नहीं हो रहा होता है तो हम इसे कॉम्बिनेशन में देते हैं अलग अलग एंटीट्यूसिव्स के साथ। जैसे नॉन ओपियोइड्स को एंटीहिस्टामिन्स के साथ हम लोग देते हैं तो इफ़ेक्ट ज़्यादा जल्दी शो होता है। तो ये था हमारा नॉन ओपियोइड्स। अब हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन है एंटीहिस्टामिन्स। उससे पहले हमें देख लेना है एडीआर ऑफ नॉन ओपियोइड्स। नॉन ओपियोइड्स का एडीआर वही डिजीनेस होना, नोजिया, ड्राउजीनेस, एटैक्सिया, ये सारे हमारे एडीआर हो गए नॉन ओपियोइड्स के। फोर्थ और लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारा एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स यानी हिस्टामिन्स के अगेंस्ट या एंटागोनिस्ट जो काम करेगा वो सारे एजेंट्स। फोर्थ जो हमारा सबसे लास्ट वाला क्लासिफिकेशन एंटीट्यूसिव्स का, वो है हमारा एंटीहिस्टामिन्स। इसे जनरली हम कॉम्बिनेशन में देते हैं, जैसा पहले बताया कि नॉन ओपियोइड्स के साथ कॉम्बिनेशन में एंटीहिस्टामिन्स को कॉमनली दिया जाता है, जिससे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। बहुत फास्ट ये कॉम्बिनेशन एक्ट करता है हमारे बॉडी पे, ठीक है। ये क्या करता है, कफ में रिलीफ करता है क्योंकि इसका एक सेडेटिव इफेक्ट होता है, और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन। एंटीकोलिनर्जिक एक्शन कहने का मतलब कि जो सिंपैथेटिक सिम्टम्स है, सिंपैथेटिक जो एक्शन हमारे बॉडी में हो रही है उसके अगेंस्ट काम करेगा। तो सेडेटिव और एंटीकोलिनर्जिक एक्शन होता है, और ये भी हमारे कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करता है। तो ऐसे काम करता है हमारा एंटीहिस्टामिन्स। जनरली इसे कॉम्बिनेशन में हम लोग देते हैं विथ नॉन ओपियोइड्स। इसका एग्जांपल हो गया डाइफेनहाइड्रामाइन। डाइफेनहाइड्रामाइन काम कैसे करता है, जो H1 रिसेप्टर होते हैं उसका ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है। H1 रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट भी नहीं तो कैसा, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है H1 रिसेप्टर का। ये क्या करेगा, ये भी CNS पे एक्ट करेगा, सेडेशन कॉज करेगा, ड्राउजीनेस कॉज करेगा, और इसका एंटी मस्कैरेनिक एक्टिविटी भी होता है। तो एंटीहिस्टामिन्स भी हमारा ख़त्म हो गया। तो एंटीट्यूसिव्स काफ़ी छोटा सा टॉपिक था, तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है COPD और एंटीट्यूसिव्स। नेक्स्ट पार्ट यानी कि थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टोरेंट्स और नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स को हम लोग कवर करेंगे पार्ट 3 में। तो ये सारे वीडियोस के जो लिंक हैं, जो नोट्स हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से कवर कर लेना। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।